ठीक है भाई, तो बताओ शुरू करते हैं। बताओ आपके बारे में कैसे जाना, कैसे आए और थोड़ा-सा आपके बारे में इंट्रोड्यूस करो। फिर थोड़ा जनता जनार्दन को एक्सपीरियंस वगैरह भी बताएँगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कहाँ से स्टार्ट करूँ? स्कूल के टाइम पे हाउ आई गेट इनटू कोडिंग है ना फिर? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्कूल के टाइम में मैंने मूवीज़ वगैरह देखी थी आयरन मैन एंड फेसबुक वाली सोशल नेटवर्क। तो वहाँ से मेरे को था कोडिंग का। मेरे को कोडिंग करनी है बट जैसे कि होता है मैं टियर 3 सिटी से हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कोई जान-पहचान में था नहीं जो मेरे को बता सके कि कैसे इसके अंदर आते हैं, कैसे कोडिंग करते हैं। ऑल तो मेरे को लाइक जेईई के बारे में और आईआईटी के बारे में भी नहीं पता था कि क्या होता है, क्या नहीं होता। एंड मतलब मुझे आइडिया नहीं था। तो 10th में मैं जब आया तो मेरे को करनी थी कोडिंग बट पता आइडिया था नहीं। तो फिर मैंने कॉमर्स ले ली। फिर उसके बाद में मैं 11th में आया, फिर मैंने रिसर्च करना चालू करी खुद से ही कि कोडिंग कैसे है, हम लोग कोडिंग में आ सकते हैं। बट वो भी करता था, थोड़ी बहुत ट्राई करता था पर मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था उसके अंदर। फिर 11th मेरी इस तरीके से निकल गई। फिर 12th के अंदर मैं जब आया तो 12th में मैंने स्टार्ट करा पाइथन से सीखना। पर क्योंकि फिर बोर्ड्स थे तो मैंने थोड़ी-सी पाइथन सीखी। 1 डेढ़ घंटे का वीडियो देखा था ट्यूटोरियल, वो भी 15-20 दिन में 1 घंटे का ट्यूटोरियल देखा था। थोड़ा बहुत पाइथन सीखा, वीएस कोड के बारे में सीखा, फिर मैंने उसके बाद में उसको छोड़ दिया। फिर जब मैं 12th पास आउट कर ली थी, फिर मैंने एचटीएमएल फिर मेरे को पता था कि क्या करना है या नहीं करना। तो फिर मैंने बीटेक के लिए ट्राई करा बट क्योंकि कॉमर्स से था तो मु बीटेक तो मेरे को हो नहीं सकती थी। फिर मैंने एक बूट कैम्प में एडमिशन लिया। उन बूट कैम्प वालों ने भी थोड़ा बहुत सिखाया बेसिक सा। तो फिर मैंने वहाँ पर अगस्त 2023 से, मेरे को अभी भी डेट याद है, 7 अगस्त 2023 से मैंने स्टार्ट करा था। फिर मैंने एचटीएमएल से स्टार्ट करा। तो एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में मेरे को क्योंकि राइट गाइडेंस नहीं थी। एंड आपसे भी फिर मैं दिसंबर में मिला था पिछले साल। तो मैंने एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पे 6 महीने लाइक अगस्त से लेकर के 6 महीने स्पेंड करे, जिसमें मैं बस एचटीएमएल और सीएसएस पे बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता था। और फिर मतलब जावास्क्रिप्ट पे मैं बहुत लेट आया। फिर मैंने आपसे बात हुई, फिर आपने बताया कि कितना क्या करना है, फिर मैंने जावास्क्रिप्ट से चीज़ें स्टार्ट करना चालू करा। फिर जावास्क्रिप्ट को मैंने खत्म करा, लाइक जनवरी में मैंने जावास्क्रिप्ट चालू करी थी। जनवरी में पूरा मैंने जावास्क्रिप्ट करी, गिटहब सीखा। फिर मैं रिएक्ट के ऊपर शिफ्ट करा। रिएक्ट को मैंने सीखा, स्टेट मैनेजमेंट वगैरह, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, लाइब्रेरीज़ वगैरह। एंड उसके बाद में फिर मैं रिएक्ट सीख ली थी मैंने। फिर मैं बैकएंड पे शिफ्ट करा, फिर फाइल हैंडलिंग वगैरह करके बैकएंड को मैंने करा। फिर अभी डेवऑप्स वगैरह थोड़ा एक्सप्लोर करा था, जैसे आपने बताया था कुबरनेटिस हो गया, डॉकर हो गया, ये सब। इस बीच में मैंने प्रोजेक्ट बनाए थे बहुत सारे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करी थी पूरी। एंड उसके बाद में फिर अभी मैं पाइथन कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट जेएस के अलावा मेरी इंटर्नशिप वगैरह के जो टास्क होते हैं वो कर ही रहा हूँ। बाकी डेवऑप्स के साथ में मैं पाइथन वगैरह पढ़ रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले तो मैं एक बार व्यूअर्स को बता दूँ कि भानु वन ऑफ माई भाई स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी हमारे सीएसएक्स पॉडकास्ट से पहले हमारे गेस्ट हैं। और काफ़ी क्लोज़ है। मेरे काफ़ी दिनों से मैं ऐसे मेंटरशिप में है और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे गाइड करना बिकॉज़ ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब मैं साल भर से कंसिस्टेंटली जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, साल भर से इन्होंने करी, इंटर्नशिप लिया, तो काफ़ी एक अच्छा रिलेशन बन गया है कि हाँ, मतलब जो बता रहा हूँ वो कंसिस्टेंटली फ़ॉलो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और सिर्फ़ 1-2 महीने नहीं, पूरा साल भर, 2 साल भर इन्होंने पूरा वो लगे रहे, ये करते रहे। तो काफ़ी एक अच्छा लगा देख कर के। तो ये भानु हैं और हमारे पहले गेस्ट हैं ये सीएसएक्स पॉडकास्ट पे। अब हम इनसे थोड़े एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करेंगे कि कैसे ये इंटर्नशिप में गए। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स के कि कैसे ये इंटर्नशिप लिया इन्होंने, कैसे ये साल भर के अंदर इंटर्नशिप में आए, पेड इंटर्नशिप करा और क्या-क्या इन्हें गाइडेंस मेरे साइड से मिली। तो अभी जैसे अभी आप शेयर कर रहे थे कि अगस्त में आपने शुरू करा था एंड दिसंबर में फिर आप मुझसे मिले। तो यार मतलब मैंने जो पर्सनली एक चीज़ देखी है आपके अंदर, वो है कंसिस्टेंसी की, जो पहले ही मैं पुट डाउन कर दे रहा हूँ एकदम शुरू में ही पॉडकास्ट के कि कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। तो कंसिस्टेंसी मैंने देखा आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त। मतलब मुझे लगा था कि चलो मैं एक मतलब बहुत सारे लोग आते हैं ना गाइडेंस के लिए। जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं गाइडेंस के लिए कि यार डीएसए नहीं हो रही, बता दो क्या करें? भाई मुझे प्रॉब्लम आ रही है ये चीज़ पढ़ने में, बताओ क्या करें? बट मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं बताऊँगा 2-3 महीने सीखेगा फिर भूल जाएगा, कोई वो नहीं है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि वो मेरा काम है, ठीक है? बट वो मुझे पता होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स जो हैं वो चले जाते हैं, 2-3 महीने करते हैं उस चीज़ पे काम फिर छोड़ देते हैं। भानु ने मुझे मैसेज डाला था और फिर थोड़ा बहुत मैंने गाइड किया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतना कंसिस्टेंटली ये लगा रहेगा। और
उसके बाद से कंसिस्टेंटली लगा रहा बहुत दिनों तक। मैं बोला इसको रिएक्ट जेएस सीखो, मर्ज सीखो। प्रॉपर्ली इसने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए और 3-4 महीने बाद मुझे मैसेज डालता है कि हाँ, मैंने ये सीख लिया है, ये सीख लिया है, और पूरा चेकलिस्ट बना के कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने सीख ली हैं। तो भाई कंसिस्टेंसी का क्या रोल रहा और कैसे आई ये कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर? तो कंसिस्टेंसी भी यही थी कि लाइक करना था, शुरू से करना ही था। तो 1-2 बार पहले करने का ट्राई करा था, पर कोडिंग में मैं प्रॉपर आ नहीं पा रहा था, क्योंकि टूल्स वगैरह रहते थे। पर अब तो था कि हाँ, करना ही है। दूसरा था कि जब मैं देख जो मेरे फ्रेंड्स थे जो बीटेक के लिए गए थे, वो लोग मेरे को फर्स्ट ईयर में पिछले 1 साल पहले कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं होती, चीज़ें नहीं होती है। मैं क सोचा था कि कर लूँगा, क्या होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। कोडिंग तो मतलब मेरे को कोडिंग करने में मज़ा आता है। अगर कुछ नहीं भी होगा तो मेरे को तो मज़ा आ रहा है कोडिंग करने में। तो मैं करता रहा। इस तरीके से मैं कंसिस्टेंट रहा। अब मेरी इंटर्नशिप भी लग गई, पेड इंटर्नशिप भी लग गई। उन लोगों को ठीक से मन भी ना था, तो फिर वो लोग अब मेरे से पूछते हैं कि कैसे करा, बता दे, क्यों, कैसे, क्या होता है चीज़ें। तो वो तो ये चैलेंजेस आए, मतलब काफ़ी क्रिटिसिज्म वगैरह मिला था। हाँ, क्रिटिसिज़्म वगैरह तो लाइक सोसाइटी है, तो क्रिटिसिज़्म तो मिलता ही है। तो कैसे मोटिवेटेड रखा यार अपने आप को? कैसे आगे बढ़ते रहे फिर? मतलब एक तो चलो गाइडेंस का तो हटाओ, बट यार मोटिवेशन भी एक फैक्टर होता है, तो वो कैसे मेंटेन किया मोटिवेशन अपने अंदर? मोटिवेशन तो लाइक मैं पढ़ता रहता था, लाइक टेक के ब्लॉग्स मैं बहुत सारे पढ़ता हूँ। तो मैं जैसे जब मैं एचटीएमएल सीएसएस में था, तो मैं रिएक्ट वगैरह के बारे में पढ़ता था। तो मैं सोचता था कि हाँ, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। फिर जब मैं रिएक्ट में आ गया, तो मैं और एडवांस चीज़ें पढ़ने लग गया। तो वो हमेशा एक हंगर रहती है कि हाँ, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। फिर बाद में कुछ ना कुछ इवेंट्स हमारी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे अभी नेटफ्लिक्स का जो जैक पॉल वाली हुई थी, उसमें जो है उनका स्ट्रीमिंग सर्विसेज वाला फट गया था, पूरा सिस्टम उनका। तो उसके बारे में जैसे मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कि डीआरएम क्या होता है। हम लोग कैसे एक वीडियो को पहले इनकोड करते हैं, उसके बाद में कैसे उस वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हैं वेब सॉकेट्स के थ्रू, लाइव टाइम में कैसे-कैसे वो जो M3 UF फाइल होती है वो अपडेट होगी। तो वैसे ही मैं अपने आप को लाइक अपडेटेड रखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ इधर-उधर से। तो उसी हंगर रहती है कि हाँ, ये भी सीखते हैं, ये भी सीखते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोजेक्ट्स में। तो उसी तरीके से रहता हूँ कंसिस्टेंट। बेसिकली चैलेंजेस जो हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप बढ़ते रहो, है ना? जैसे कि कोई बिल्ड करना हो गया, बैकएंड में कोई चीज़ हो गई, फ्रंट एंड में कुछ बिल्ड करना हो गया, तो वो आपको कीप अप रखता है। हाँ, लाइक वो हो गया, फिर दूसरे जो लोग थे उनको बताना ही था ना कि हाँ, कुछ करना है, तो ये करके उनको बता ही दिया। ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है। यहाँ ये थोड़ा बना है। व्यूअर्स देख रहे हैं, जैसे अभी मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2-3 महीने से सीख रहे हैं या 4 महीने से सीख रहे हैं। बट उनको ऐसा लगता है ना कि वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और उनको कुछ सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत क्लाउड्स आ रहा है उनके सामने, उनकी आँखों के सामने, और कहीं एक डायरेक्शन में वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। उनको क्या बोलना चाहोगे तुम अपने साइड से? वही पहले बेसिक्स करो, बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान दो, इन डेप्थ में पढ़ो चीज़ों को। जब इन डेप्थ में हम लोग पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलती है। जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी थी, तो मैंने जावास्क्रिप्ट हितेश सर की सीखी थी पूरी यूट्यूब पे। तो वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर इन डेप्थ पढ़ाते हैं। तो जैसे जब हितेश सर जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे थे, उससे पहले भी मैंने जावास्क्रिप्ट ट्राई करी थी कुछ अदर यूट्यूबर्स से, पर वो लोग इन डेप्थ में बताते नहीं थे। पर जब मैं हितेश सर से पढ़ने लगा, तो वो पूरा बताते थे कि इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है, V8 इंजन होता है, कैसे इसकी क्यूज़ होती है, कैसे सब चीज़ें होती है, लाइन बाय लाइन कोड कैसे चलता है। तो जब आप इन डेप्थ में पढ़ते हो, फंडामेंटल आपके क्लियर होते हैं और बेसिक्स के बारे में आपको बहुत पता होता है ना, तो आपको लाइक रास्ते दिखते जाते हैं फिर कि हाँ, अब ये करना है, अब ये करना है, ये करना है। बाय द वे मैं बता दूँ, हितेश सर इनके ही टीचर नहीं, मेरे भी टीचर रहे हैं। तो ये भी एक वो है कांसेप्ट है कि भाई आपके भी टीचर रहे और मेरे भी टीचर रहे, तो बहुत लंबा टाइम उनका एक्सपीरियंस है इसमें पढ़ाने का। तो अभी सबसे जैसे तुम्हारे सामने भी बहुत क्लाउड आ गया होगा एक, ठीक है? तो क्या एक सबसे एंड मतलब डाउन मोमेंट था कि तुम्हें लगा कि यार मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से निकलना, बट फिर भी वहाँ से निकल के आए? तो कौन-सा मोमेंट था? वो मूवमेंट था मेरा जब मेरे एचटीएमएल पीएस से जब मैं जावास्क्रिप्ट पर शिफ्ट करा था। तो जावास्क्रिप्ट जब मैं सीख रहा था, डॉम मैनिपुलेशन वगैरह, तो उस टाइम पे लॉजिक मेरे बिल्ड नहीं हो रहे थे, क्योंकि मैंने बताया जैसे मैं दूसरे यूट्यूबर से सीख रहा था। तो मेरे को पता नहीं चलता था कि कैसे इसका एक स्कोपिंग किस तरीके से चल रही है, और उसके अलावा कॉल बैक्स हैं, तो कॉल बैक्स किस तरीके से चल रहे हैं। फिर रिएक्ट में भी जब मैं थोड़ा थोड़ा रिएक्ट सीख रहा था, तो कॉल बैक के बारे में स्टेट कैसे मैनेज हो रही है, उसमें थोड़ा मुझे लग रहा था कि यार नहीं हो पाएगा। पर फिर वही जब मैं इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ता गया, समझता गया कि हाँ, ये कॉल बैक है, ये उसको रिटर्न करेगा, डेटा इस तरीके से मैनिपुलेट होगा, स्टेट चेंज होगी, तो उसके चैलेंजेस के थ्रू मैं मतलब से हो गया। मुझे याद है अभी भी कि शुरू-शुरू में क्वेश्चंस काफ़ी पूछते थे और फिर धीरे-धीरे क्वेश्चंस कम होता गया, इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा होता गया। तो ये एक जर्नी रही। लाइक हाँ, अगर हम लोग मैं आपकी जैसे चैट चैट अभी देख रहा था 2-4 दिन पहले चैट, तो उस चैट में मैंने देखा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एचटीएमएल जैसे कितना करूँ, जावास्क्रिप्ट नहीं हो रही, क्या करूँ?
बैकएंड करूँ या रिएक्ट करूँ? फिर आपने कहा था कि नहीं पहले जावास्क्रिप्ट तो पूरी कर ले कंप्रेस। तो वैसे को वो जो एक जर्नी होती है वही करना होता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सच बताऊँ, मतलब पूरे इस जर्नी में टिल दिस मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिड-टेक करके, और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई पूरा फ़ॉलो करा अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे इसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन है कि इस मतलब जो मेरे छोटी बहुत थोड़ी बहुत आपको गाइडेंस दे पाया मैं, उसमें उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको इस इंटर्नशिप पे? तो कितना परसेंट फ़ायदा आप मानते हो इस चीज़? इससे फ़ायदा मतलब बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मेरे को पता था कि क्या-क्या चीज़ें करनी है। फिर आपने भी राइट थिंग्स बताई कि भाई क्या-क्या कैसे-कैसे कितना किसको करना है। पहले मैं ऐसा सोचता था कि हर चीज़ को मतलब लाइक ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं सब लोग। तो मैं सोचता था कि एकदम परफेक्ट कर लूँ, उसके बारे में सब पढ़ लूँ। तो मैं सीएसएस के बारे में सब पढ़ने की कोशिश करता था। बट वो तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए जाएँगे उसमें बहुत टाइम लगेगा और वो परफेक्ट टाइम के साथ ही होगी, ऐसे एक साथ हार्ड वर्क नहीं कर सकते। तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके अलावा जो है मैं पहले चीज़ों को कोडिंग में रिमेंबर करने की कोशिश करता था। चीज़ें को याद कर ली, सिंटैक्स याद करने की कोशिश करता था। एवरी बिगिनर का लाइक सब बिगिनर्स यही करते हैं, सिंटैक्स याद करने की कोशिश करते हैं। पर फिर आपने बोला कि जैसे पढ़ना, समझना चीज़ों को चालू करो। इन डेप्थ जब मैं चीज़ों को समझने लगा तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ इंटर्नशिप में मुझे। एंड अभी मेरा इंटर्नशिप में सीन ये है कि मतलब जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं, जो इंडिया के लाइक बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम लोग बात करें, तो उनके साथ में मैं बैठ कर के जब बात करता हूँ, उनके साथ में मैं टीम में जब काम कर रहा होता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो उनको नहीं आती है, मैं उनको फिर बताता हूँ कि ऐसे-ऐसे होता है। और उनको जब पता होता है कि ये नॉन टेक से है एंड फिर फर्स्ट ईयर से अभी सेकंड ईयर में आया ही है, तो उनका थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता है, मेरा तो मोटिवेशन फिर अप होता ही है। इससे ज़्यादा प्राउड की बात मेरे लिए है कि ये 4th ईयर वाले स्टूडेंट्स को अगर गाइड कर रहा है, तो तुम्हारे फीलिंग से बहुत अच्छी फीलिंग तो मेरे अंदर आती है कि यार चलो, अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। तो कुछ जर्नी बताओ, जैसे कि अपने इंटर्नशिप के बाद की, जो जहाँ पे तुम्हें लगा कि प्राउड मोमेंट यार, मतलब मेरा जो हार्ड वर्क था, हार्डशिप थी, वो मेरी सक्सेस एक दिख रही है, चलो मैंने सही जगह पे मेहनत करी है। तो वो 1-2 पॉइंट्स बताओ जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगा मोमेंट्स? तो लाइक मैंने जब इंटर्नशिप जॉइन करी थी तो मैंने उनका लाइक 1-2 दिन उन्होंने मेरे को दिए थे ओरिएंटेशन के, तो मैंने उनका कोड बेस वगैरह देखा था, नेस्ट.जेएस पे है पूरा कोड बेस उनका। एंड अभी तक मतलब अभी वो क्योंकि वो अर्लीस्ट कंपनी है तो उन लोगों ने ना स्टेट ग्लोबल सीड मैनेजमेंट नहीं लगा रखी थी। तो फिर मैंने उनको पहले सजेस्ट करा कि ग्लोबल सीड मैनेजमेंट लगाओ। फिर उसके अलावा उन्होंने एक ही एपीआई को बहुत बार कॉल कर रहा है बैकएंड से, लोडर्स वगैरह का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। मैंने उनको बोला कि ग्लोबल सीड मैनेजमेंट लगाओ, वहाँ पर यूज़र को रखो, वहाँ से डेटा ले सकते हैं, बार-बार क्यों उसको कॉल करना। बैकएंड का फिर उनका रीस्ट्रक्चर करा उनका थोड़ा बैकएंड। उनका एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट मतलब एक ऑनबोर्डिंग का एक पूरा प्रोसेस है उनके ऊपर वेंडर्स को ऑनबोर्ड करने का। उसके ऊपर जब मैंने काम करा बहुत सारा, तो उसमें भी बहुत सारे बग्स मैंने रिज़ॉल्व करे उनके, जो उनके पहले जो डेवलपर्स थे, इंटर्न्स थे, उन्होंने डाल रखे थे और उनको पता भी नहीं था। अभी आज ही मैंने एक बहुत बड़ा बग उनको बताया, बहुत सारी पीआर्स क्रिएट करी एंड लाइक मैं जब जॉइन करा था, रोज़ की मेरी 2-3 पीआर अलग-अलग बैकएंड में, फ्रंट एंड में चल जाती थी। अभी भी चल जाती है, आज 2 पीआर गई है, कल 2 पीआर गई थी, तो ऐसे मतलब मज़ा आता है करने में। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। देखो, वही है, मज़ा आना चाहिए। जैसा शुरू में हमारी बातचीत हुई थी कि अगर आप सिर्फ़ लर्न करो ना, बहुत अच्छा, बहुत वैलिड पॉइंट बोला है कि अगर सिर्फ़ सिंटैक्सेस लर्न कर रहे हो ना, तो वहीं तक रह जाओगे लर्न करने तक, और कब तक याद करके करते रहोगे, ठीक है। अब इंटर्नशिप में आफ्टर गेटिंग द इंटर्नशिप बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएँगे जिसमें आपको अपना खुद का लॉजिक लगाना होगा, खुद की चीज़ें बिल्ड करनी होंगी। वहाँ पे आप फँस जाओगे, ठीक है। फिर कैसे भानु की तरह 4th ईयर वाले बच्चों को गाइड कर पाओगे? तो वो चीज़ है कि खुद का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क लॉजिक्स की, हर सारी चीज़, बिज़नेस लॉजिक्स की, जो भी आप चीज़ें बिल्ड कर रहे हो उसकी, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, तभी आप अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म कर पाओगे कंपनी के अंदर भी। ठीक है, अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, ठीक है, अभी जो हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो जो व्यूअर्स आपको देख रहे होंगे, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग जो हमारी रहेगी कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए इंटरव्यूज़ के लिए? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स है कि मतलब मैंने ये चीज़ ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताई थी कि मेरा जब आपका इंटर्नशिप लगा था कि इंटर्नशिप लगी है आपकी और ऐसे-ऐसे कर रहा है। उसने काफ़ी काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस किया था, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि सर मेरी ये पे बात कराना, आप प्लीज़ उनको हम गाइडेंस के लिए दे दो। याद करो मैंने तुमसे बोला भी था कि सीएसएक्स में अपन गाइडेंस के लिए शुरू करेंगे। तो वही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर आप एक बार उनको बोलो कि गाइड कर दें मुझे, ताकि सही चले, क्योंकि मेरी भी जर्नी कुछ-कुछ उन्हीं की तरह है।
तो उन पहले तो इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन क्या बताना चाहोगे उन लोगों को? सेकंड थिंग कि रिसोर्सेज़ ऑफ लर्निंग और कैसे तैयार किया इंटरव्यू के लिए, वो कैसे आपका हुआ? वो दो इन दोनों पॉइंट्स पे आप क्या बोलना चाहोगे? तो मोटिवेशन के लिए तो देखो, मोटिवेशन देखो किसी को दे नहीं सकता है, सबको अपना आस-पास की चीज़ों का मोटिवेशन ढूँढना ही होता है। अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि अपने आस-पास की चीज़ों से मोटिवेशन के बारे में ढूँढने की कोशिश करो। अपने कोई फ्रेंड है तो उसके साथ में बैठ जाओ, उसको बोलो कि चल इस वीक हम लोग कुछ एक नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, उस टेक्नोलॉजी से गो थ्रू करते हैं और कोई एड एंड वीक के एंड में हम लोग जो है कुछ एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, फिर उसको हम लोग रिव्यू कराएँगे। लर्न इन पब्लिक करो। हो सकता लाइक जैसे मैंने चैलेंज बताया कि 2 फ्रेंड्स के साथ में चैलेंज, इसी चैलेंज को लर्न इन पब्लिक करो, लिंक्डइन पे करो, ट्विटर पे करो। मैं यही चीज़ करता हूँ, आप लिंक्डइन पर भी जाकर के मेरे देख सकते हो। बेसिक से बेसिक प्रोजेक्ट भी होगा वहाँ पर और एडवांस से एडवांस प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। तो वही क्या हूँ, वही ट्विटर पे करो और बाकी चैलेंजेस अपने आस-पास ढूँढो, अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करो। तो मोटिवेशन के लिए तो यही होगा। बाकी रिसोर्सेज़ तो मैंने ऑनलाइन ही सीखे थे। यूट्यूब हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सपोज़ आप कोई टेक साइंस सीख रहे हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सही नहीं है या फिर आपको एज़ अ बिगिनर का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ नहीं पाते हैं बहुत सारे जने। तो रिसोर्सेज़ के बारे में यही है कि यूट्यूब पर सारी चीज़ें मिल ही जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि इंग्लिश वीडियोज़ नहीं मिल रही है। तो हिंदी वाली वीडियोज़ भी उनको अगर उनको इंग्लिश है तो हिंदी में भी वीडियोज़ मिल ही जाती है। चाय और पोर है, हितेश सर का चैनल जो है चाय और पोर बेस्ट है वो। उसके अलावा पीयूष गर्ग है, हरकियत भैया की कुछ वीडियोज़ हैं। अगर आपको वेब 3 के बारे में सीखना है उनके भी कुछ वीडियोज़ हैं। रस्ट वगैरह के उनकी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, तो वो हो जाता है। डेवऑप्स के लिए भी काफ़ी सही है पीयूष गर्ग। 2-3 यूट्यूबर्स के नाम आ चुके हैं आपके सामने, तो जल्दी-जल्दी सर्च करके उधर से, और हितेश चौधरी, हरकिशोर सिंह तो मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। तो ये पूरी जर्नी रही। तो 2 पॉइंट्स पे आपकी बात हुई रिसोर्सेज़ की, और आप अभी जैसे आपने बताया लर्न इन पब्लिक का, आपने लर्न इन पब्लिक का बताया। मैं भी देख रहा था व्लॉग्स वगैरह, मैं भी भानु के व्लॉग्स वगैरह देखता रहता हूँ और काफ़ी पोस्ट वगैरह पढ़ते रहता हूँ लिंक्डइन पे। काफ़ी अच्छा लगता है वो चीज़ पढ़ के और देख के। तो लर्न इन पब्लिक का कितना रोल है यार? मतलब ये चीज़ ना व्यूअर्स को बताओ, और ये गलती मैंने जो करी थी, मैंने बताया भी था कि ये गलती मैंने करी थी, और ये जो लर्न इन पब्लिक का है, ये कितना इम्पोर्टेंट है लर्न इन पब्लिक? ये एक बार बताओ। तो लर्निंग पब्लिक का तो ऐसा है कि आप कई लोग बच्चे क्या सोचते हैं ना कि जैसे सपोज किसी ने एचटीएमएल से जैसे जावास्क्रिप्ट का कोई छोटा सा बजट बनाया तो वो सोचते हैं इसको मैं डाल के क्या करूँगा, ट्विटर पर डालूंगा तो और कोई दो देखेंगे तो वो आकर के कहेंगे कि क्या डाल रहा है, इससे बेटर तो मेरे को करता है। पर ऐसा नहीं होता है। इवेंचुअली अब अभी जैसे मैं अगर किसी बच्चे का प्रोजेक्ट देखता हूँ, मतलब किसी अपने भाई बहन का भी प्रोजेक्ट देखता हूँ दोस्तों वगैरह का, और वो इतना ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट नहीं होता है, नॉर्मल एपीआई कॉल है, एचटीएमएल से बना रखा है कुछ, तो भी मैं उसको ऐसा नहीं सोचता हूँ कि उसने ये क्या बना दिया, मतलब मैं उसको एप्रिशिएट ही करता हूँ और सभी एप्रिशिएट ही करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डरना नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना होता कि भाई कोई मेरे को आकर के कुछ भी बोल जाएगा। दूसरा ये था कि लर्न इन पब्लिक जब मैं करता था, तो लर्न इन पब्लिक में मैं वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह डालता था। फिर मैंने थोड़ा एल्गोरिदम के बारे में जानना चालू करा, लिंक्डइन का एल्गोरिदम। तो लिंक्डइन अभी जैसे लिंक्डइन ने शॉर्ट वीडियोज़ के बारे में करा, तो लिंक्डइन जो है उसको थोड़ा पुश करता है शॉर्ट वीडियोज़ को। तो मैं जो है थोड़ा-सा एल्गोरिदम के बारे में भी करता था ताकि मेरे को और लोग मिल सकें और वो लोग मेरे रीच मेरी बढ़ सके। बाकी ट्विटर पे मैं लर्न पब्लिक करता था, उसी वजह से मेरे को भी मेरे फर्स्ट इंटर्नशिप के बारे में पता चला। फिर मैंने उनको मेरा ट्विटर पे शेयर कर दिया था, काम वगैरह ट्विटर की आईडी वगैरह शेयर कर दी थी, पोर्टफोलियो शेयर कर दिया था। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू 5 मिनट इंटरव्यू लिया होगा और 5 मिनट के इंटरव्यू के बाद में उन्होंने मेरे को आके ठीक है भाई जॉइन कर ले। तो ऐसे था, तो लर्न इन पब्लिक काफ़ी बेनिफिट देता है आपको, क्योंकि आपको शोकेस करना है ये, आपको शोकेस ये करना है कि भाई मुझे काम आता है। तो आप कैसे शोकेस करोगे और आप कैसे बताओगे कि मैं पिछले 1 साल से 2 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ। तो वो आपके ट्विटर से गो थ्रू कर सकता है, आपके इंस्टाग्राम की फीड से, आपके लिंक्डइन फीड से गो थ्रू कर सकता है, वो पता कर सकता है कि हाँ, ये बंदा जेन्युइन है या नहीं। तो देखो यार, लर्न इन पब्लिक मैं भी ये बताता हूँ, लर्न इन पब्लिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और बिना लर्न इन पब्लिक के वो जानेगा कैसे? अगर आप लर्न इन पब्लिक कर रहे हो, अपनी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, नो मैटर व्हाट आपने क्या बिल्ड किया, ठीक है? हो सकता है आपने जावास्क्रिप्ट की छोटी सी सीरीज़ कंप्लीट करी है, बट डज़न्ट मैटर, आप सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हो लिंक्डइन पे, ट्विटर पे आप एक्टिव हो। जैसा कि अभी भानु ने बताया कि इसको इंटर्नशिप ट्विटर के थ्रू मिली थी, है ना? लिंक्डइन के थ्रू मिली थी, ट्विटर का मैंने सामान मेरे सब लिंक्स वगैरह उनको शेयर कर दिए थे कि मैंने उनको फर्स्ट मैसेज जो करा था वो यही करा था कि हाय माय नेम इज़ बानू, इट इज़ माय ट्विटर अकाउंट, इट इज़ माय लिंक्डइन अकाउंट एंड इट्स माय पोर्टफोलियो, आप देख लो, मेरे को आपको इंटर्नशिप में जॉइन करना है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने गो थ्रू करा होगा उन सबसे, उन्होंने कहा कि ठीक है ये तो जेन्युइन बंदा है। 5 मिनट का बात करी उन्होंने, एचआर राउंड जिस तरीके से होता है, और फिर बस जॉइन करा दिया उन्होंने। तो लर्न इन पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जैसा कि बता रहा हूँ मैं।
लर्न इन पब्लिक देखो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आपको सीखना नहीं, उस जो आपने सीखा है ना उसको दिखाना भी आना चाहिए कि आप जो सीख रहे हो वो कितना अच्छा आपने सीखा है, क्या करा है। जब तक जनता जनार्दन तक वो चीज़ें पहुँचेंगी नहीं, तब तक लोगों तक, इंटरव्यूअर तक वो चीज़ें पहुँचेंगी नहीं, तब तक वो जानेगा कैसे कि आपको कितना आता है, क्या आता है। और आप कम्युनिटी में एक्टिव ही नहीं हो तो पता कैसे चलेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप एग्जिस्ट करते हो। तो पहले सामने वाले को बताओ कि आप एग्जिस्ट करते हो थ्रू द सोशल मीडिया, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो 1 पॉइंट 2-4 पॉइंट्स हम जो इनसे सीख रहे हैं, वो मैं चाहूँगा कि आप भी नोट डाउन करते चलें ताकि आपका भी अगला इंटर्नशिप ज़रूर लगे। और ये काफ़ी अच्छी बात है मैंने बताई लर्न इन पब्लिक की। तो जिनका भी लिंक्डइन और ट्विटर एक्टिव वगैरह नहीं है, जाओ एक्टिव करो, लिंक्डइन एक्टिव करो, ट्विटर एक्टिव करो। और हमारे साथ डिस्कशन भी हुआ था भानु कि लिंक्डइन और ट्विटर को एक्टिवेट करने से लेकर के, पहले पहले इतना एक्टिव नहीं था बट बाद में आपने काफ़ी एक्टिव किया। हाँ, एंड गिटहब भी। पहले मैं गिटहब यूज़ नहीं करता था, खुद ही बना लेता था, रख लेता था। पर अब इवेंचुअली मैं जब गिटहब पे पोस्ट करना चालू करा तो आप देखोगे मेरे गिटहब की टाइमलाइन पे जाकर के, तो जैसे मैंने अगस्त से कोडिंग करना चालू करा तो अगस्त सितंबर मेरा एक भी गिटहब पे पुश नहीं है। फिर अक्टूबर से मैंने थोड़ा-थोड़ा पुश करना चालू करा। अभी आप जाकर के देखोगे तो पूरा वो ग्रीन ग्रीन सा हो गया है। नाइस। तो काफ़ी यार ये एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे लगते हैं सुनने में भी और एज़ अ वेंडर काफ़ी अच्छा लगता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो देख रहे हो उसमें से भी मैं किसी को बिल्कुल इनवाइट करूँ और ये पूरा एक्सपीरियंस आप भी शेयर करो आकर के। तो काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें करी एंड आपका यार एक जो क्वेश्चंस मेरे पास बच रहे हैं वो मैं पूछना चाहूँगा, उसके बाद हम काफ़ी कैजुअल टॉक पे जाएँगे कि एकदम बातचीत करेंगे नॉर्मली क्या प्लान है। तो अभी फ्यूचर का क्या प्लान है? इंटर्नशिप कब कंप्लीट हो रही है और उसके बाद फ्यूचर का क्या सोचा है? किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है? तो इंटर्नशिप एक्चुअली मेरी लाइक अगस्त में मैंने 2 मंथ्स के लिए जॉइन करा था, पर अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है। उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है, तो अभी इंटर्नशिप तो खत्म होएगी नहीं क्योंकि एक्सपेंड कर दिया उन्होंने। इतने अच्छे बंदे को कोई छोड़ेगा भी नहीं वैसे। हाँ, ग या तो वो इंटर्नशिप चल ही रही है। उसके अलावा अभी मैं डीएसए एंड पाइथन पढ़ रहा हूँ। बाद अभी मेरे फ्यूचर में मतलब जावास्क्रिप्ट तो हो गई है, लाइक मोर और लेस जावास्क्रिप्ट बहुत सारी कर ली है मैंने। तो अभी मैं जावा के बारे में बूटस्ट्रैप सीखने की थोड़ा ट्राई करूँगा, बूटस्ट्रैप वगैरह, एंड अभी थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बाकी फिर मैं अभी यूएस बेस्ड सेटअप में जो है ट्राई कर रहा हूँ। अभी मतलब लाइक अभी मैंने अप्लाई करना चालू नहीं करा है, तो अभी मैं थोड़ा अप्लाई करना चालू करूँगा जनवरी से, मेरे प्लान में है जनवरी से। उससे पहले मैं थोड़ा बूटस्ट्रैप वगैरह एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड मेरे जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उन्हीं को ही मैं वापस थोड़ा पॉलिश करके री-अपलोड कर मतलब पॉलिश करके वापस से उनको थोड़ा बेटर कर रहा हूँ। नाइस यार, नाइस। तो ये पूरा आपका प्लान है और एज़ मतलब 2 या 3 साल में एज़ अ सीनियर डेव आप देखते हो अपने आप को कि हाँ, सीनियर डेव पे या फिर कहाँ पे देखते हो? एज़ अ फाउंडर, प्रोडक्ट डेवलपर क्या देखते हो? लाइक 2 या 3 साल में मैं अभी तो लाइक लर्निंग फेज़ में हूँ, तो लर्न करूँगा एज़ मच एज़ आई कैन, एंड लर्न करने के साथ-साथ में मैं सीनियर डेव या फिर एज़ अ टेक लीड अपने आप को देखता हूँ। लाइक जब मैं जैसे अभी जो बच्चे जैसे बताया, जब वो अभी 4th ईयर वाले हैं, तो जब मैं 4th ईयर में आऊँगा, इवेंचुअली मेरे कॉलेज में तो 4th ईयर नहीं है, 3 साल का एक कोर्स है मेरा, और जब मैं 4th ईयर में आऊँगा तो मैं सीनियर डेव या फिर लाइक टेक लीड या एसडी 2-3 जॉइन कर रहा हूँगा। नाइस, नाइस। और बिल्कुल दोबारा एक मीट करेंगे, उसके बाद से सीनियर डेवलपर भानु की एक बार मीट करेंगे, ठीक है? तो यार एक बात बताओ, जो अभी जैसे रिसोर्सेज़ पे बहुत ब्रीफ आया था अपना, कि बहुत ब्रीफ पे अपन ने यूट्यूब चैनल वगैरह पे डिस्कस किया। अभी जिसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वन स्टैक, ठीक है? अभी तुम्हें काफ़ी अच्छा आइडिया हो चुका है वन स्टैक का और भी कुछ चीज़ों का जैसे डेवऑप्स वगैरह। तो अभी मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो रिसोर्सेज़ के बताओ कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का हेल्प कहाँ से लिया तुमने और बच्चों को कहाँ से हेल्प लेनी चाहिए बेसिकली? और दूसरे मेरा है कि अदर जो टेक स्टैक्स हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं? जैसे डेवऑप्स है। अभी आजकल के बच्चे ना, इसको हम दूसरे क्वेश्चन में वैसे रखेंगे बट हाँ, एक बार मैं ब्रीफ कर रहा हूँ कि आजकल के जैसे बच्चे ना वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। बट एक तो सही फॉर्मेट में नहीं सीख रहे, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ भी नहीं सीख रहे, ठीक है? और दूसरे टाइप के बच्चे ये हैं जो वन स्टैक सीख रहे हैं और अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर बोल रहे हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है, मुझे पता है, फुल स्टैक में बहुत सारी चीज़ें आती है, सिक्योरिटी कोड आती है, कोड सिक्योरिटी आती है, ठीक है? वैलिडेशन आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है, डेवऑप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है? तो 2 टाइप के बच्चे हैं, ठीक है? एक तो ऐसे हैं जो डर के रह रहे हैं और कम सीख रहे हैं, ठीक है? बट अपने आप को ज़्यादा रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, और दूसरे हैं जो ज़्यादा सीख रहे हैं और बट सही से नहीं सीख रहे हैं। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हुआ है, इन दोनों के लिए आप क्या बोलोगे?
बट फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी डॉक्यूमेंट आप क्या मतलब बताओ, ये डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, और कहाँ से पढ़ना है डॉक्यूमेंट, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें एक बार शेयर करो। तो डॉक्यूमेंटेशन तो लाइक ऑफिशियल वेबसाइट से ही पढ़ना। एंड अगर आप एज अ बिगनर, जैसे आप HTML CSS तो डॉक्यूमेंट से पढ़ नहीं सकते, वैसे पढ़ सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ो, क्योंकि वो बहुत आपका टाइम बचा लेता है। क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो चलाओगे, देखोगे, फिर साइड साइड में आपके आती रहेंगी रिकमेंडेशन, पॉपअप्स आएंगे, फिर आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। तो एक्सटेंशन यूज़ करो पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को एकदम फोकस रखने के लिए मैं एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ यूट्यूब वगैरह के, तो वो करो। उसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, वरना यूट्यूब वीडियो से आप सीख सकते हो। पर ऐसे नहीं कि जैसे आपको कोई यूआई लाइब्रेरी है, लाइक कोई यूआई लाइब्रेरी है, जैसे एसेंटेड यूआई है। अब आप किसी को अगर एसेंटेड यूआई अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है, तो उसका आपको ट्यूटोरियल के अंदर नहीं जाना है, आप उसको डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के ही लगाने का ट्राई करो। कई मैंने मेरे दोस्तों को देखा है, वो लोग लाइक उसको थ्रेडफियन अपने प्रोजेक्ट में लगानी थी, तो वो जा कर के पढ़ने लग गई, वो उसका ट्यूटोरियल देखने लग गई। तो उसको मैंने कहा ट्यूटोरियल देखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन आप थोड़ा सा गो थ्रू करो, आपको मिल जाएगा क्या क्या करना है, और उससे करो। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो तो डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि एट दी एंड आप एक लाइफ में ऐसी जगह पे चल जाओगे, अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो आप ऐसी जगह पर पहुँच जाओगे जहाँ पर आपको वीडियोज़ नहीं मिलेगी। अब जैसे लास्ट मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, उसमें मुझे एफएफएमपैग यूज़ करना था। अब एफएफएमपैग का कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर जाकर के कि कैसे उससे वीडियो एन्कोड करनी है, क्या उसके इंटरनल कमांड्स हैं। वहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन ही करोगे या फिर चैटजीपीटी आस्क करोगे। चैटजीपीटी भी डॉक्यूमेंटेशन से ही जवाब देने वाला है। तो इससे बेटर तो ये है ना कि चैटजीपीटी ना करो, डॉक्यूमेंटेशन से थोड़ा पढ़ लो। और लोगों को तो उसमें ज़ोर आता है थोड़ा बहुत करने में, तो वही है। बाकी अगर आप नहीं कर पा रहे हो डॉक्यूमेंटेशन से एज़ अ बिगिनर, तो यूट्यूब वीडियोज़ पर जा सकते हो, बट स्विच करने की कोशिश करनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। और बाकी ऑफिशियल डॉक्स हैं, और अगर किसी ने बेटर डॉक्स बना करके गिटहब पर अपलोड कर रखे हैं, जैसे दिखते हैं हमें कुछ कुछ डॉक, तो वहाँ से पढ़ लो। पर डॉक्यूमेंटेशन लाइक मैं तो डॉक्यूमेंटेशन ही प्रेफर करता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन यार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अगर डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं पढ़ रहे हो तो इन डेप्थ नॉलेज कहीं ना कहीं रह जाएगी। तो वो एक बहुत प्राइमरी डिस्कशन है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो मैंने पूछा था। एक तो वो है जिनको लग रहा है, पहले उसके बाद उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वो है जिनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं बट सही इन डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं बट कोई भी टॉपिक एक इन डेप्थ नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उनको लेके क्या रिकमेंडेशन है और कैसे उस चीज़ को सुधारें? बेसिकली फोमो हो जा रहा है उनको। ठीक है, तो कुछ एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ का फोमो हो जा रहा है, तो उस चीज़ को कैसे सुधारें? तो फोमो तो लाइक आपको अगर फोमो है तो उसको दूर करने का तो यही तरीका है कि आप जो है पहले तो पता करो आपका इंटरेस्ट पर्टिकुलरली किस फील्ड में है। फिर आप एक अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट जो है डीएसए में है, पर मैं अगर सिर्फ डीएसए करने बैठ जाता तो मैं इंटर्नशिप नहीं ले सकता था। तो आपको किस में इंटरेस्ट है और आपको क्या करना ज़रूरी है, उन दोनों का मिक्स जहाँ पर आपको मिल रहा है ना, वो चीज़ को आप करना का सोचोगे तो वो बेटर होगा। क्योंकि अगर आप टियर 2 टियर 3 कॉलेज में हो और फिर आप सिर्फ डीएसए ही करे जा रहे हो, तो आपको डेव बिल्कुल मतलब डेव पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ डीएसए करे जा रहे हो, तो सिर्फ डीएसए वाली कंपनी आप अब नहीं हायर करेगी आपको। और हायर कर भी लेगी तो आपको डेव आएगा नहीं, तो आप कंपनी में जाकर के क्या करने वाले हो? फिर आपके ले ऑफ हो जाएँगे, फिर आप कहोगे कि ये बेकार है। बहुत शानदार बताया है, और यही मैं डालूँगा ऐसे क्या कहते हैं क्लिकबेट, ठीक है? यही पॉइंट मैं डालने वाला हूँ क्लिकबेट में, जो डीएसए वर्सेस डेव वाला है पॉइंट। ठीक है, ठीक है। कंटिन्यू करो, काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये। आपको जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है प्लस जो ज़रूरी है, उन दोनों का जो एक बीच का जो एक बहुत अच्छी सर्टेन एक बहुत थिन लाइन होगी, वहाँ पर आप वो करो एंड सीखते रहो। फेयर ऑफ मिसिंग आउट लाइक फोमो मत हो। आपका जहाँ इंटरेस्ट है उस चीज़ को भी सीखो, जो ज़रूरी है उससे भी सीखो, एक्सप्लोर करो। एंड प्लस अपने जो है ना जो भी आप कर रहे हो, उसको ना ट्रैक करने की कोशिश करो। जैसे मेरे पास कई पेपर्स हैं बहुत सारे, जिसमें मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट से पूरा रोड मैप बना रखा था, फिर मैं उसको टिक करता गया। तो नोशन का आप यूज़ कर सकते हो, नोशन काफ़ी अच्छा टूल है। तो उस पे एक लिस्ट बना लो, आपको जो-जो चीज़ सीखनी है, उस लिस्ट को डिवाइड कर दो मंथ में, फिर मंथ्स को डिवाइड कर दो उनको वीक्स में कि हाँ, ये वीक्स में मुझे ये सीखना है, और फिर उसको करने का ट्राई करो, तो हो जाता है। और बाकी फोमो तो देखो थोड़ा बहुत अभी सब लोग सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत तो होगा, बट वही कंसिस्टेंट रहो। एंड ये हो गई पहली कैटेगरी, ठीक है? अभी रिसेंटली बहुत ये कैटेगरी से क्वेश्चन आए थे। सेकंड कैटेगरी वो है जो मतलब फुल स्टैक के नाम पे सिर्फ मन पढ़ रही है और बाकी चीज़ें नहीं पढ़ रही।
जैसे AWS पे डिप्लॉय कैसे करना है, ठीक है, वैलिडेशंस, कोड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल ध्यान नहीं है इस पे। तो उनके बारे में क्या है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो कि जो फुल स्टैक को बोल के, मतलब फुल स्टैक बोल के सिर्फ मन मन पड़ रहा है? तो उसमें तो यही है, देखो फुल स्टैक में बहुत सी चीज़ें आती है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम आता है, सिक्योरिटी, वैलिडेशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कई लोग बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मन अगर कर लिया मैंने, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड जैसे अगर मैंने सीख ली, तो मैं मतलब लाइक अब हो गया, अब मैं प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सब कुछ होता है। अब जब चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तब पता चलेगा। पर वही है, एज़ मच यू कैन लाइक एज़ यू कैन लर्न मैनी थिंग्स, उतना ना उसको एक्सप्लोर करोगे जैसे पता चलता रहेगा। बाकी मान करके फुल स्टैक डेवलपर कहलाना वो नहीं है। ट्राई करो और एडवांस जाने का, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना सीखो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, फ्रंट एंड ऐप की वेबसाइट बनाई, एंड पे कुछ बनाया रिएक्ट में, तो गिटहब पे डाला, गिटहब पे डाल करके उसको जा करके वर्सल पे डाल दिया। वो काफ़ी ईजी प्रोसेस है। वर्सल पे लाइक क्लिक होते हैं, यूआई पे, यूआई है पूरा उनका, जीयूआई है, उस पे क्लिक 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 करो, वर्सल पे डिप्लॉय हो जाता है, वो लिंक हो जाता है, क्लिक शेयर कर दो। और उसको ट्राई करो कि खुद से डोमेन खरीदो, खुद से एक AWS अकाउंट क्रिएट करो। AWS के बाद में AWS पे जाकर के उसको अपलोड करो, EC2 इंस्टेंस लगाओ। अगर आपका बैकएंड का एक प्रॉपर मान ऐप है तो nginx से उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करो, nginx सीखो। अगर आपके कोई ऐसा यूज़ केस है जहाँ पर आपको डॉकर लाइक अलग-अलग एनवायरनमेंट्स, उसको लाइक लिनक्स लगा दिया एंड डॉकर का यूज़ करा, और फिर उसको डिप्लॉय करने का कोशिश करो ऑन मेन सर्वर। जैसा अभी मैं कुछ टाइम पहले सोच रहा था कि मेरे पास एक पुराना पीसी है, तो मैं उसमें प्रॉपर लिनक्स इंस्टॉल करके उसको एज़ अ सर्वर चलाने का ट्राई करता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें ट्राई करोगे तभी आप फुल स्टैक डेवलपर के उसमें जा पाओगे। काफ़ी वास्ट नॉलेज ले ली है, सर्वर से रिलेटेड है ना, रिवर्स प्रॉक्सी वगैरह सारी चीज़ें बात बोल दी तुमने इसमें। व्यूअर्स जो सीख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी चीज़ें बता दी तुमने इसमें कि हाँ, तो काफ़ी सही है। और इंटर्नशिप में यार, ये बताओ, जो ये सारी चीज़ें तूने बताई, ये इंटर्नशिप में यूज़ में आ रही हैं? इंटर्नशिप का भी हम लोगों ने, जैसे कि नया है पूरा, तो अभी हम लोगों ने CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करी थी। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग नेटलीफाई पे हैं, पर जैसे-जैसे हम लोग वो करेंगे, ग्रो करेंगे, तो स्केल पर जब जाएँगे तो नेटलीफाई थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और यू नो एक स्टार्टअप है, फंडेड पैसा होते हैं, थोड़ा लाइक कैश क्रंच होता है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि या तो नेटलीफाई से हम लोग उसको शिफ्ट करें AWS पर, एंड जो बहुत सारा हमारे पास में डेटा है जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता वो डेटा, तो उसको भी हम लोग AWS S3 पे शिफ्ट करने का सोच रहे हैं क्लाउडीनरी से। तभी हम लोगों ने क्लाउड फ्रंट वगैरह लगाया था। उसके अलावा क्योंकि अभी हम लोग हायर भी कर रहे थे अभी कुछ लोगों को, एंड टीम काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लाइक 4-5 लोग, 6-7 लोग हो गए। तो अभी हम लोग ऑटोमेटिक CI/CD पाइपलाइन वगैरह क्रिएट कर रहे थे, ताकि अगर कोई डिप्लॉय करे तो सारे चेक हो जाए, सिक्योरिटी चेक्स वगैरह हैं वो सब हो जाए। एंड अभी वो पूरा सिस्टम जो नेटलीफाई था उसको AWS EC2 पर शिफ्ट कर रहे हैं, डोमेन वगैरह के साथ में। नाइस यार, बहुत अच्छा। मेरे को यार इन डेप्थ नॉलेज रहेगी। आपका भी इंटर्नशिप का जो पैकेज है, वैसे भानु का 2 महीने का था, बट वो एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और बताया इसने जैसे कि काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज भी अभी हो चुकी है सर्वर्स पे भी, और फुल स्टैक बेसिकली, जो मैं एक पॉइंट यहाँ पे करना चाहूँगा, फुल स्टैक पे काफ़ी अच्छी नॉलेज है। और जितना मैंने भी देखा है, अभी रिसेंटली ट्रांसकोडर बनाया था इसने, और शेयर किया। और मैं हमारी एक बातचीत हुई थी, कब हुई थी बातचीत भानु हमारी, ट्रांसकोडर को लेकर के? मैंने मन ऐप बनाया था, इट इज़ लाइक मन ऐप था पूरा, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम की उसमें फंक्शनैलिटीज़ थी। फिर मैंने आपको शोकेस करा था वो, तो आपने कहा था कि इसमें वीडियो का ट्रांसकोडर इसमें इम्प्लीमेंट करो। तो ट्रांसकोडर अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म होता है, तो इट इज़ लाइक कि जैसे हम लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ खोलते हैं, तो यूट्यूब पर वीडियोज़ के डिफरेंट रेज़ोल्यूशंस आते हैं, लाइक 240, 480, 720। तो वो वीडियो जो है वो उसको उसमें करना पड़ता है, उन रेज़ोल्यूशंस में अवेलेबल कराना पड़ता है। तो वो पूरा जो है एक ट्रांसकोडिंग प्रोसेस होता है, एंड वीडियो जब अपलोड होती है उसके बाद में ट्रांसकोड करना पड़ता है वीडियो को। एंड ट्रांसकोडिंग एक बहुत हैवी प्रोसेस है। उसके अगर आप मेन सर्वर पर भी कर रहे हो तो बहुत आपका लोड आएगा, आपको लोड वगैरह बैलेंस बैलेंस करना पड़ता है। तो आपने मुझे कहा था कि ये ट्रांसकोडर क्रिएट करो, एंड मेरे लिए भी वो काफ़ी हार्ड प्रोसेस था, लाइक बहुत सारी चीज़ें सीखना, क्यूज़ वगैरह सीखना, डॉकर सीखना, फिर उसको डिप्लॉय करना, फिर लोड भी अगर आ जाए, लाइक मैं ट्राई कर रहा था अगर 100-200 वीडियोज़ भी अगर अपलोड हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली चल जाए। तो वो सब चीज़ें मैंने सीखी थी एंड मेरा कन्वर्सेशन इससे हुआ था, मई के साइड में था, मई। जुलाई में। लाइक जुलाई में मैंने वो क्रिएट करा था, और जैसे आप मेरे गिटहब पे जाकर के देख सकते हो, वैसे मैंने वो ऐप करके रिलीज़ कर दिया था। और फिर उसमें मैंने कहा था कि फिर भैया से मेरी बात हुई थी, फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को कहा था कि ट्रांसकोडर इसमें लगाओ। मैंने कहा था ठीक है, ट्रांसकोडर लगाते हैं, पर फिर मेरी इंटर्नशिप लग गई थी।
तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, प्लस मेरा बैंक से कुछ थोड़ा-सा हो गया था कि ईडब्ल्यूएस का अकाउंट नहीं आ रहा था। फिर भी मेरा था कि हाँ, मेरे को ट्रांसकोडर लगाना है, मैंने उसका लाइक बना लिया था, एक्सेल ड्रॉपर पूरा कि क्या-क्या सिस्टम में कैसे-कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। फिर अभी मैंने उसको ट्रांसकोडर को कर दिया डन, अभी मैं रिलीज़ भी कर दूँगा उसको। यही सो बहुत अच्छा। मेरी कन्वर्सेशन इतनी पहले हुई थी, कंसिस्टेंसी पूरे पॉडकास्ट का अगर मैं समरी निकालूँ ना, तो यार जो सीख सकते हो कंसिस्टेंसी। मेरी जुलाई की बात हो रखी थी ट्रांसपोर्टर की। इसने मेरे प्रोजेक्ट दिखाया कि मेरा यूट्यूब क्लोन बनाया है। अब देखो क्लोन ना बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं। बट यूट्यूब क्लोन के नाम पे क्या बनाते हैं कि ये वीडियो अपलोड करा और वहाँ पे वीडियो दिख रही है, करंट ऑपरेशंस कर रहे हैं बस। मैंने इससे बोला कि बियॉन्ड द करंट ऑपरेशंस जाओ और एक बार ट्रांसकोडर बनाओ, ठीक है? और उस ट्रांसकोडर को बनाने में तुम इतनी चीज़ें सीखोगे ना, मतलब डॉकर सीखा इसने और पता नहीं एफएमपीजी सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो इतनी सारी चीज़ें सीखी इसने इन बिटवीन एंड मतलब जुलाई का लेकर के और अभी नवंबर आ गया है, इतनी कंसिस्टेंटली काम करा। अभी मुझसे कुछ हफ्ते पहले इसने शेयर करा कि मैंने ये बिल्ड करा और लिटरली मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये बिल्ड करके लेकर के आएगा। मैंने बोला था कि बिल्ड करना और तो इससे तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने ये बात बोली थी और लिटरली इसने गया, इसने बिल्ड किया, उससे काफ़ी एक्सपीरियंसेस निकाले, डॉकर, एफएमपीजी, काफ़ी एडब्ल्यूएस जो भी सारी चीज़ें सीख सकता था वहाँ से सीखा उसने बिल्ड करने में एंड लाउडली AWS इंडस्ट्री, FSMPEG, डॉकर एंड फिर AWS EC2 कंटेनर्स को कैसे स्पिन अप करना है। लाइक लिनक्स का एक कंटेनर मैंने क्रिएट करा था डॉकर से इमेज क्रिएट करके फिर उसके कंटेनर से, ताकि अगर कभी भी लोड आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अमेज़न EC2 पे जैसे जब लोड आया तो ऑटोमेटिकली कंटेनर जो है पिन अप हो जाए, वीडियोस को ट्रांसपोर्ट करे एंड वापस से पिन डाउन भी हो जाए। बताओ लोड मैनेजमेंट, ठीक है, लोड बैलेंसर्स भी लगाए इसने, तो बहुत कमाल की चीज़ इसने करी और काफ़ी सारी चीज़ें इसने सीखी इन बिटवीन। इसलिए कहता हूँ यार कि देखो जो क्लोन है, जैसे मेरा अभी एक रील भी था ठीक है, शॉर्ट्स पे भी आया था कि सिर्फ क्लोन बिल्ड करने से कुछ नहीं होता, आप इन डेप्थ क्लोन बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? जैसे आप अमेज़न का क्लोन बना रहे हो, तो अमेज़न के क्लोन में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैक एंड पे, सजेशन सिस्टम होता है, एमएलएआई होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट आप वो सारी चीज़ें छोड़ के ये प्रोडक्ट बना रहे हो, ये क्लोन बना रहे हो कि ये प्रोडक्ट पुश कर रहे हो, प्रोडक्ट दिख रहा है, ये कोई क्लोन नहीं है। क्यों? हाँ, लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो HTML लाइक बेसिक फ्रंट एंड क्लोन बनाते हैं एंड फिर कहते हैं कि अपने रिज्यूमे में डाल देते हैं यूट्यूब क्लोन, अमेज़न क्लोन, नेटफ्लिक्स क्लोन और फिर लाइक जब रिक्रूटर होता है वो जाकर के देखते हैं कि यार क्या बना रखा है, तो कोई फ्रंट एंड है, बाकी एपीआई चल रही है बैक एंड में। कुछ ने तो यूट्यूब की एपीआई लगा रखी है और वो चले जा रही है। तो ऐसे करना चाहिए। मीन लगेगा यहाँ पे, एडिटर से बोलता हूँ मीन लगाने को। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? नोट कमाए दुनिया ने तेरी यार ने भाई ओके, मीन लगेगा यहाँ पे, एडिटर से बोलता हूँ मीन लगाने को। वैसे अब जैसा आपने सजेशन का बताया था, तो मैंने मेरे वाले वाइब सोशल में भी ना सजेशंस ऐड कर रखे हैं। तो जो भी वीडियो प्ले हो रही है करंटली, उसके जो भी टैग्स होते हैं, उसके रिलेटेड वीडियोस ही वो नीचे सजेस्ट करता है। तो इस तरह की चीज़ों के पूरा आपको बनाना पड़ता है। इसके लिए लाइक ये जो मैंने बताया सजेशन वाला बनाना, इसके लिए प्रॉपर मैंने जा करके 7-8 दिन दिए थे उस टाइम पे जब मैं इसका बैकएंड बना रहा था। 7-8 दिन दिए थे एंड पूरा मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइन को मैंने पढ़ा था पूरा, कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन से पूरा कि कैसे वीडियोज़ आएगी, कैसे क्या होगा एंड फिर वो पूरा इम्प्लीमेंट करा था। तो अपने प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हम लोग कर सकते हैं। पर हम लोग यही सोचते हैं कि क्यों करना है इतना। अब जैसे मैं भी सोच लेता कि स्केल का मेरे को क्या लेना देना, मेरे को कौन सा स्केल आ ही रहा है, कौन से 100 यूजर्स आ ही जाएँगे। अच्छा, ये सब चीज़ें इंटर्नशिप होते-होते चल रही हैं। हाँ, ये कैसा रहता है कि सो ऐसा नहीं था कि इंटर्नशिप का ही लर्निंग के आड़े आ गया, है ना? हाँ, तो इंटर्नशिप होते-होते ही लाइक ये सब चीज़ें चल रही थी। इंटर्नशिप के अलावा लाइक प्रॉपर कॉलेज भी चल ही रहा है मेरा, कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी होते हैं करते हैं एंड अच्छा खासा सीजीपीए है मेरा। बस वही है, आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज़ें। कुछ बच्चे कहते हैं कि या तो कोडिंग मैनेज कर लें, डीएसए मैनेज कर लें या फिर कॉलेज मैनेज कर लें। पर लेकिन मैं कॉलेज भी कर लेता हूँ, इंटर्नशिप भी कर लेता हूँ और प्रॉपर अपनी खुद की कोडिंग भी कर लेता हूँ रोज़ 5-6 घंटा। और उसमें लर्निंग भी हो जाती है बहुत सारी और मैं खुद के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी क्रिएट कर लेता हूँ। कैसे यार, मतलब मैं तो ये चीज़ डालने वाला हूँ वैसे बहुत फ्रेम करके और इसका एक शॉर्ट्स भी आएगा। तो कैसे तुमने ना मतलब कॉलेज के साथ-साथ, ठीक है? कैसे तुमने कॉलेज के साथ-साथ फिर अपना इंटर्नशिप भी करा, लर्निंग भी कर रहे हो, तो टाइम ब्लॉकिंग कैसे कर रहे हो? मतलब दिन के इतने घंटे इंटर्नशिप को देने हैं, इतने घंटे कॉलेज को देने हैं, वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं? तो वो चीज़ मैंने मैनेज कर रखी है लाइक मैं कॉलेज जाता हूँ सुबह, कॉलेज से मैं आ जाता हूँ लाइक 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास, क्योंकि मेरा नॉन टेक कॉलेज है तो नॉन टेक कॉलेजेस में ऐसे ही होता है। अगर आपका टेक कॉलेज है तो लाइक 3-4 बजे आते हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह, वो 3-4 बजे उनकी छुट्टी होती है, मेरी 12 और 1 बजे के आसपास हो जाती है।
मैं घर आता हूँ, मैं इंस्टाग्राम ही मैंने बंद कर रखा है, इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करता हूँ क्योंकि लाइक कुछ लोग होते हैं कि आए अब थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे, 1 घंटा रील देखेंगे, पर मैं वो सब नहीं करता। तो आ गए फिर मैं सुबह मेडिटेट करता हूँ थोड़ा बहुत, तो उससे मेरे को ये रहता है कि हाँ, अब क्या-क्या करना है, प्लस मेरे पास में जैसे पूरे वीक क्या करना है ना उसका शेड्यूल रहता है। मुझे पता रहता है कि हाँ, उस दिन कॉलेज से आने के बाद में मेरे को इंटर्नशिप का ये टास्क दिया हुआ है मेरे, इसकी ड्यू डेट क्या है, उससे पहले इसको ख़त्म करना है, क्या-क्या चीज़ें दूसरी है वो करना है। फिर मैं आता हूँ, मैं इंटर्नशिप के टास्क वगैरह देखता हूँ और फिर अपने डे को शेड्यूल कर लेता हूँ और फिर उसके बाद में मैं करने के लिए बैठ जाता हूँ। मीटिंग्स वगैरह भी होती है इंटर्नशिप में, स्क्रम वगैरह भी होते हैं, 2 स्क्रम होते हैं हमारे, तो वो स्क्रम वगैरह अटेंड करता हूँ। उसके बाद में फिर इंटर्नशिप के टास्क कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं अपनी खुद की लर्निंग के लिए बैठता हूँ। फिर मैं लाइक 11-12 बजे तक करता हूँ, कभी-कभी 1-2 भी बज जाते हैं। वो वही वही है कि लाइक कोडिंग इज़ लाइक अ गेम, कि आप कर रहे हो तो वो उठने का मन नहीं करता। फिर जब तक नींद आ जाती है, नींद ना आए जब तक मैं करता ही। तो वो और डेडिकेशन की बात है। फिर कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा और डेडिकेशन इतना ज़्यादा है, ये कुछ भी थकान वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ पता ही नहीं चलती हैं। हाँ, अब कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो कॉलेज से आता है 5 बजे। अब वो ना ऐसा हो जाता है कि कॉलेज से आ गया, फिर वो मैं उससे पूछता हूँ, "भाई कोड क्यों नहीं करता तू?" मेरे को बहुत बार-बार कहता रहता है कि यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो मैं उससे कहता हूँ, "तू कोड क्यों नहीं करता?" तो वो कहता है कि मैं कॉलेज में थक जाता हूँ। तो वैसे थकने वाला सिस्टम अभी मेरे साथ में नहीं होता, क्योंकि मेरे को पता है मैं थक भी गया हूँ, तो मेरे को तो कोडिंग करके और स्ट्रेस रिलीफ़ हो जाता है। अगर मैं बहुत लंबी जैसे टूर पे गया हुआ था, तो मैं 7-8 दिन कोडिंग से दूर था, तो मेरे को और अजीब-सा लग रहा था कि यार 7-8 दिन हो गए, कोड ही नहीं करा, कीबोर्ड पे कट-कट चल रहा है, कि तब मज़ा आता है। तो ऐसा ही है, मज़ा लाइक एन्जॉय करो हर प्रोसेस को, तो हो जाएगा। भाई ये जब फ़ेज़ आ जाता है ना, कि जब आपको कोडिंग में ही मज़ा आ रहा है, सिर्फ़ आप कोडिंग इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको इंटर्नशिप चाहिए या जॉब चाहिए, आपको कोडिंग में ही मज़ा आ रहा है। जैसे बताया कि ये टूर पे गया हुआ था और इसको अजीब-सा इरिटेशन हो गया कि यार मैंने कोड क्यों नहीं किया आज। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो फिर आपके एकदम जे कर्व बनता है आपके सक्सेस में, आपकी लर्निंग में, और बहुत आप आगे जाते हो। उसके बाद से फिर तो आप इंटर्नशिप के आप सीनियर डेव तक भी जाते हो और उससे आगे भी जाते हो। तो यार काफ़ी अच्छा लगा इस चीज़ को सुन के कि इस तरीके से मैनेज कर रहे हो, और बहुत कम। अभी कौन से ईयर में हो आप? अभी लाइक फर्स्ट ईयर में मैं हूँ, सेकंड ईयर में मैं आ गया हूँ। लाइक फर्स्ट ईयर का हो गया, एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं, सेकंड ईयर अब मेरा चालू हो गया था सितंबर से। मतलब अब अभी सेकंड ईयर चालू हो रहा है ना? सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, और अभी इंटर्नशिप वगैरह सब कर रहा हूँ। मैं लिख के तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते-होते ये अच्छा खासा जॉब भी कर रहा होगा। तो इतना तो मुझे भरोसा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप वगैरह क्रैक कर लिया, तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है उन लोगों के लिए। मेरे पास बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि यार मैं इनफ पहले स्किल्स गैदर कर लूँ, या फिर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इंटर्नशिप करने का, है ना? और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। एक तो मैंने, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ इस पूरे अपने इंटरव्यू को, अपने पॉडकास्ट को, पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है, ठीक है? अगस्त से शुरू, कितने साल हो गए अभी आपको लर्निंग करते हुए? लाइक 1 साल, लाइक 7 अगस्त 2023 से 7 अगस्त 2024 तक का 1 साल और अभी 5-6 महीने हो रही है। कंसिस्टेंसी पूरा बना के रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि यार मैंने 3 महीने सीखे, अब मेरे इंटर्नशिप को नहीं लग रहा है, जल्दी बताओ, मुझे पेड प्रोजेक्ट ला के दो। ऐसा कोई फोमो नहीं हुआ, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ लर्निंग पे फ़ोकस किया, सिर्फ़ और सिर्फ़। और जो भी इसको कॉन्फिडेंस था, सिर्फ़ लर्निंग पे कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर अच्छा हूँ, मेरे स्किल्स अच्छे हैं, आई विल गेट द जॉब, आई विल गेट द इंटर्नशिप। तो ये इसको पूरा क्लियर था, ठीक है? सेकंड थिंग जो इससे बताई कि क्रिटिसिज़्म बहुत तरीके से इसने अवॉइड करा, सिर्फ़ कोड पे लगा रहा कि भाई कोड करना है, कोड करना है, कोड करना है, और डेडिकेशन से कोड पे लगा रहा। और एक चीज़ अभी जो सीखने को मिली, वो इन डेप्थ स्किल्स की, कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हो उसको इन डेप्थ में सीखो। सिर्फ़ स्क्रिप्ट कीड़ी मत बन के रहो, सिर्फ़ एक मैं कह दूँ कि आप लर्नर मत बन के रहो। तो वो चीज़ है। बताओ, कुछ बताना चाहो? हाँ, लाइक इन डेप्थ और फंडामेंटल्स पे बहुत फ़ोकस करो, बेसिक्स पे बहुत फ़ोकस करो। फंडामेंटल और बेसिक्स पे फ़ोकस करो काफ़ी ज़्यादा, और जब तक इन डेप्थ चीज़ें नहीं पता है, सिर्फ़ सिंटैक्सेस लर्न करके कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। और 2-4 पॉइंट्स बता दो हमारे व्यूअर्स को, ताकि उन्हें कुछ लर्निंग मिल जाए इस पॉडकास्ट से। और तो यही है, बाकी एज़ सून एज़ लाइक लर्न इन पब्लिक करो, गिटहब को यूज़ करना चालू करो, वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम। प्लस पब्लिक करो, गुड। हाँ। अगर कुछ लोग कर सकते हैं, अगर उनके फ्रेंड्स हैं तो 2-3 फ्रेंड्स मिल करके एक प्रोजेक्ट लो, उसको डिवाइड करो कि भाई तेरा फ्रंट एंड अच्छा है, तू फ्रंट एंड करना, तेरा बैक एंड अच्छा है, तू बैक एंड करना, और बैठ करके उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर बनाने का ट्राई करो। तो उसमें जो लर्निंग होगी ना वो काफ़ी बेटर होगी, प्लस ऑथेंटिकेशन हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये एकदम एडवांस लेवल का करने का ट्राई करो। ऐसे नहीं कि अपने प्रोजेक्ट में कौन ही आएगा, रहने देते हैं। अपने प्रोजेक्ट पे कि क्यों पासवर्ड को मैं हैश करूँ, क्यों पास अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। वेरी गुड। हाँ, बताओ, बताओ। जैसे कुछ जैसा भी मैंने मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत 2 फ्रेंड है मेरे वो, उनका मैंने देखा था,
तो उनको ना कोर्स का कुछ तो एरर आ रहा था कोर्स का, क्योंकि 2 लोग थे, वो दोनों बिल्ड कर रहे थे फ्रंट एंड बैक एंड। तो अब वो जब वो कनेक्ट कर रहे थे तो उनका कोर्स का एरर आ रहा था। तो उन्होंने क्या करा, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, एक बार कोर्स का एरर बता दो क्या होता है, जिससे पता नहीं होगा वो समझ जाएगा। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है कोर्स का फुल फॉर्म। कोर्स में क्या होता है, हमारा जो फ्रंट एंड होता है वो अलग सर्वर पर चल रहा होता है, बैक एंड होता है वो अलग सर्वर पर चल रहा होता है। जब फ्रंट एंड से बैक एंड पर रिक्वेस्ट आती है तो फ्रंट एंड में ब्राउजर जो है वैलिडेट करता है रिक्वेस्ट को, कि जो रिक्वेस्ट का डेटा वगैरह वापस आ रहा है, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर रही है, वो सेम ओरिजिन से है या नहीं है। अगर वो सेम ओरिजिन से नहीं है तो वो सिक्योरिटी रीजन से सही नहीं है। तो हमारे को जो है फ्रंट एंड के डोमेन नेम को, या फिर जो भी हमारा फ्रंट एंड का हमारा यूआरएल है, जैसे अगर आपका वर्सल पे है तो आपका वर्सल डॉट वर्सल से, या फिर जो भी आपका फ्रंट एंड है डॉट इन है, उसके स्पेसिफिक डोमेन को आपको बैक एंड में अलाउ करना पड़ता है, ताकि वो रिक्वेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से चल सके। तो अभी कंटिन्यू करते हैं उस पे कोर्स, आपके दोस्त को कोर्स करा रह गई थी। कुछ तो कॉर्ड पर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि यार कौन ही इसको बैठ करके सॉल्व करेगा, एक काम करते हैं, सारे सारे उस पर अलाउ कर देते हैं और सारे उसको कर देते हैं। सेम चीज़ उन्होंने बैकएंड में कर रखी थी, कि जैसे एक पोस्ट अपलोड होती है तो उसका एक ओनर होता है। तो उन्होंने क्या कर रखा था, बैकएंड में वैलिडेशन ही नहीं लगा रखे थे। तो अब बैकएंड में उन्होंने वैलिडेशन नहीं लगा रखे हैं, उनका डिलीट पोस्ट का राउट है। तो उसका अगर आप बैठे हो, आप अपन जैसे मैं कोड कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, जो रिक्वेस्ट में आ रहा है यूज़र, मैं उस यूज़र की चेक करूँगा आईडी, प्लस मैं उसको चेक करूँगा कि यूज़र इस पोस्ट का ओनर है या नहीं है, फिर ही मैं उसको डिलीट करने दूंगा। तो उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने सोचा कि भाई फ्रंट एंड में जब मैंने लगा रखा है कि फ्रंट एंड में ये बटन इसको दिखेगा ही नहीं, तो मैं क्यों उसको है ना बैक एंड में वैलिडेट करूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि यार तुमने बैक एंड में तो उसको वैलिडेट ही नहीं कर रखा। तो कह रहे कि नहीं, फ्रंट एंड में तो उसको बटन नहीं दिखेगा, तो रिक्वेस्ट तो कभी आएगी ही नहीं। मैंने कहा मैं पोस्टमैन से भेज दूंगा, तो कि अब अपने प्रोजेक्ट में कौन इतना ध्यान करेगा, ऐसे करके उन्होंने स्किप ही कर दिया उस पार्ट को। अब उनका प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसा है। प्लस उन्होंने ENV का उनका आ रहा था, क्योंकि अभी .env जो है कॉन्फ़िगरेट नहीं कर पा रहे थे वो लोग प्रोजेक्ट में, तो उनकी ENV फाइल आ नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या करा, ENV को प्रॉपर गिटहब वगैरह पे डाल रखा है, और सारे जितने भी थे ENV का उन्होंने यूज़ ही नहीं करा। डायरेक्ट जितने भी उनके थे इन्वायरमेंट्स, उन सबको उन्होंने हार्ड कोडेड करके गिटहब पे डाल रखा है। तो उसका मॉक ऐसा मेरे से करेक्टेड है, मतलब मैंने उनसे मांगा भी नहीं, तो भी मेरे पास तब उनका डेटाबेस है। बताओ। अरे काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये, अभी जो कोर्स का पूरा डेफिनेशन बताया और उसके बाद से ये चीज़ बताई कि वैलिडेशन होनी चाहिए। तो इतनी इन डेप्थ नॉलेज है मतलब तुम्हें कि वो सिक्योरिटी रीजंस से भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऑनेस्ट ये चीज़ बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं लिटरली। मतलब यार मैं तुम्हें बता, हमारे प्रोजेक्ट था, लाइव प्रोजेक्ट था, ठीक है। उस पे ना एक इंटर्न काम कर रहा था, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट की बात बता रहा हूँ कि ये उस पे इंटर्न काम कर रहा था। उसने OTP वैलिडेशन का एक API बनाया था। उसे पता है रिस्पॉन्स बताऊंगा तुम्हें हंसी आएगी। उस पे रिस्पॉन्स था कि दिस OTP हैज़ बीन सेंड, मतलब OTP 6 डिजिट का लिखा होता है, हैज़ बीन सेंड टू दिस मोबाइल नंबर, ठीक है। ये इंटर्न का कोड किया हुआ है। और ठीक है, और पता है मुझसे क्या बोलता है कि यार मुझे फलानी कंट्री में जॉब चाहिए, इधर जॉब चाहिए, इस कंट्री में जॉब चाहिए। और कोड पता है क्या लिख रहा है, मतलब ये OTP है और इस फ़ोन नंबर पे सेंड कर दिया गया, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी काउंटर करने का तरीका क्या था कि हम रिस्पॉन्स तो देख नहीं रहे हैं ऐप के अंदर, हमें तो सिर्फ स्टेटस 200 चाहिए। अच्छा, ये भी एक सिक्योरिटी इशू है, जो अभी मैं थोड़े दिन में एक सीरीज़ लाने वाला हूँ यार, सिक्योरिटी इन कोड का ये सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो ये भी एक सिक्योरिटी इशू है कि आप 200 से चेक कर रहे हो, स्टेटस को 200 से चेक कर रहे हो कि आपका OTP वैलिडेटेड है या नहीं, ठीक है। तो जैसे तुम्हें पता होगा मैं बहुत सारे OTP वैलिडेशंस के निकालता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता, एयरटेल में निकाले थे और बहुत सारी जगह पे निकाला था मैंने। तो ये मैंने बताया कि यार एक तो पहले तुम्हारी गलती है कि तुम 200 से चेक कर रहे हो, कोई वैलिडेशन कोई चेक नहीं है उसके अलावा कि मतलब OTP सही है या नहीं है, कोई चेक ही नहीं है उसके अलावा। उसके बाद से तुम मतलब रिस्पॉन्स में OTP भी भेज रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई इंटरसेप्ट कर रहा होगा उस रिक्वेस्ट को, उस रिस्पॉन्स को, उसको बिल्कुल पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या OTP है, वो डाल के आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इनफैक्ट उसे मोबाइल भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब ऐसे कोड करते बिल्कुल ही सिक्योरिटी नहीं देखते, पर्सनल प्रोजेक्ट हो या फिर अब वो तो यार तुम्हारे तो पर्सनल प्रोजेक्ट की बात है। मैंने उन्हें इंडस्ट्री प्रोजेक्ट दिया था, ठीक है, और उन्होंने ऐसा करा था। और मैं जब कोड लिटरली चेक करा था, हंसी आ गई थी मुझे देख के कि ऐसा कोड करा हुआ है। तो काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। 1-2 एक्सपीरियंसेस और बताओ कि ऐसा कुछ हुआ हो तुम्हारे साथ तो। मेरे साथ लाइक होता रहता है, मेरे दोस्त वगैरह हैं तो वो करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही। अभी अभी उन्होंने एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट था उनके पास में,
ऑल तो वो छोटा प्रोजेक्ट था 5-6 हज़ार रुपये का ही, पर उस रिजेक्टेड वाले का भी सेम उन्होंने ईएनवी को पूरा गिटहब पे डालना था। उन्होंने या तो गिट इग्नोर फाइल क्रिएट नहीं करी, या उन्होंने कुछ तो पता नहीं कुछ करा उन्होंने कि उनकी पूरी ईएनवी ना गिटहब पे डली हुई है और वो सब पब्लिक है। तो मैंने उनका डेटाबेस को कनेक्ट करा, क्योंकि मेरे को मिल गया मोंगोस का जो कनेक्शन यूआरएल होता है, वो यूआरआई होता है, वो मेरे को मिल गया। मैंने उनका यूआरआई लिया, मैंने कनेक्ट करा एक मेरे खुद के प्रोजेक्ट से उसको कनेक्ट करा, उन लोगों का डेटाबेस उड़ा दिया। फिर कह रहे कि यार हमारा डेटाबेस तो पता नहीं क्या हुआ है, कुछ तो हो गया कि हमारा सारा डेटा ना चल गया और वो हमारे को कह रहा है कि तुमने सही बना के नहीं दी। तो मैंने उनको कहा कि ये है तुम्हारा, तुम कर लो, इसको सॉल्व कर दो, और उनका डेटा मैंने वापस दे दिया था उनको, बैकअप ले लिया था उन्होंने। बहुत अच्छा लगता है देखो, बहुत सारी नए बातें बताई तुम्हें जो व्यूवर्स को भी सीखने को मिलेंगी। तो इसको रैप करते हैं पॉडकास्ट को, और जैसे समरी पे अपने बात करी बहुत सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें जैसे मैं बता देता हूँ, कंसिस्टेंसी हो गई, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस पूरे उसका समरी कंसिस्टेंसी और लर्न इन पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फॉलो करो। और लर्न इन पब्लिक से ही भानु को इंटर्नशिप मिली थी, तो ये बात मैं भी रखता हूँ कि लर्न इन पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अपने टाइम पे नहीं करी थी। जब मैं सीख रहा था तो मैंने नहीं करा था, ठीक है, लर्न इन पब्लिक, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो भानु आप ऐसे ही और इंटर्नशिप वगैरह फोड़ो, जॉब वगैरह करो यार, टीम लीड बनो, उसके बाद हम एक दोबारा पॉडकास्ट करेंगे और दोबारा एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करेंगे। अभी मैं जल्दी एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ सिक्योरिटी इन कोड करके, तो उस पे भी हम साथ में कुछ वीडियोस बनाएंगे इस चीज़ से रिलेटेड कि यार कैसे सिक्योरिटी वगैरह है ना प्रॉपरली मेंटेन करें कोड के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम एक डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि सिक्योरिटी इन कोड ना, मतलब जूनियर डेवलपर्स तक जो हैं वो बहुत अवॉइड कर जाते हैं उस चीज़ को, ठीक है, मतलब इवन सीनियर डेवलपर्स भी बहुत ज़्यादा अवॉइड कर जाते हैं सिक्योरिटी इन कोड को। तो उस चीज़ पे हम पूरी एक सीरीज़ लेके आएंगे जल्दी सिक्योरिटी इन कोड की। तो अभी के लिए फ़िलहाल रैप करते हैं, व्यूअर्स को भी बाय बाय बोलता हूँ, और मैं भी चलता हूँ, ठीक है, और टीम लीड बन के दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, श्योर, चलिए, बाय, बाय, धन्यवाद। धन्यवाद।